क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे प्रभु बांके बिहारी महाराज का अवतरण दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को विश्व गुरु क्लासेस परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बांके बिहारी महाराज की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप लोग अपने जीवन में लगातार तरक्की करें, उन्नति करें। कल की क्लास में हम लोगों ने बल और गति के नियमों के बारे में पढ़ा था। तो जो न्यूटन के 3 नियम हैं उनमें प्रथम और द्वितीय नियम को हम लोग उदाहरण सहित समझ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग न्यूटन के तृतीय नियम और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात जो आपका अगला चैप्टर है क्लास 9 की बुक में गुरुत्वाकर्षण, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास में हम लोगों ने जो न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा था वो था F बराबर ma, यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की गति में उत्पन्न होने वाली त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी नियम के आधार पर हम लोगों ने एक समीकरण स्थापित किया था F इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो उस वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ पर संवेग क्या होता है तो हमने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये वस्तु v वेग से गति कर रही है, तो इसका जो संवेग होगा वो हो जाएगा p बराबर m इंटू v। एक बात हमने आपको बताई थी कि संवेग एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो वेग की दिशा के समान होती है, यानी जो वस्तु के वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा भी होती है। तो यदि हम इस समीकरण से देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वस्तु पर लगा हुआ बल होता है वो समयांतराल डेल्टा टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस कंडीशन में ऐसा होगा? जब संवेग में होने वाला जो परिवर्तन है डेल्टा पी ये कैसा हो? डेल्टा पी नियत हो, यानी कि कांस्टेंट हो। डेल्टा पी नियत या कांस्टेंट होगा उस स्थिति में जो वस्तु पर लगने वाला बल होगा वो समयांतराल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जैसे एक क्रिकेटर होता है वो कैच पकड़ता है, तो जब कैच पकड़ता है तो वो 2 तरह से कैच पकड़ सकता है। जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, गेंद की गति की दिशा में अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और फिर कैच को पकड़ता है। जबकि जो अनाड़ी होगा, एक नया खिलाड़ी होगा, वो क्या करेगा, वो गेंद को वहीं पर रोकने का प्रयास करेगा, वो अपने हाथों को गेंद की गति की दिशा में आगे नहीं बढ़ाएगा। इन दोनों में क्या होगा, क्या अंतर है दोनों परिस्थितियों में, और जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें क्या लाभ मिलता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि जो गेंद वहां से गति करती हुई आ रही है, उस गेंद का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m के बराबर है, और जब ये गेंद बल्ले में लगती है और उसके बाद जब शॉट इसका आता है तो मान लेते हैं कि इसका जो वेग है वो v के बराबर है। यानी जो गेंद हमारी ओर आ रही है उसका शुरुआत में जो संवेग होगा वो कितना होगा, वो शुरुआती संवेग हो जाएगा m इंटू v के बराबर, और जब इस गेंद को हम कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो इसका वेग 0 हो जाएगा, और वेग 0 होगा तो इसका जो संवेग होगा वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले संवेग था वो mv था, अब है 0, तो जो परिवर्तन हुआ वो हो जाएगा mv माइनस 0, यानी बराबर m इंटू v। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, m गेंद का द्रव्यमान है जो कि नियत होगा, वेग v है उसका वेग, यानी जब वो वहां से गेंद आ रही है तो वो भी उस शॉट के लिए नियत होगा। तो यहाँ पर m इंटू v पूरी की पूरी राशि जो है वो नियत है, यानी डेल्टा पी कांस्टेंट है। उस स्थिति में जो गेंद द्वारा हथेली पर लगाया गया बल होगा या हथेली द्वारा गेंद पर लगाया गया बल होगा वो समयांतराल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी समयांतराल जितना कम होगा जो बल होगा वो उतना ज्यादा होगा, समयांतराल जितना ज्यादा होगा बल उतना ही कम होगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक पहली स्थिति बनती है कि हम गेंद को जब पकड़ते हैं तो वहीं पर रोक लेते हैं, यानी हाथों को गति नहीं कराते हैं।
तो उस स्थिति में क्या होगा कि गेंद सीधी आके मेरे हथेली से टकराएगी और वहीं पे वो रुकेगी, यानी क्या होगा, उसका संवेग 0 हो जाएगा। तो आई टकराई और वहीं जाके उसका संवेग हो गया 0। तो जितने समय में संवेग उसका 0 हुआ है, परिवर्तित हुआ है, वो समयांतराल बहुत कम है। और जब समयांतराल कम होगा तो बल बहुत ज्यादा होगा, यानी उस गेंद को पकड़ने के लिए हमारे हाथों को बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब हाथों के द्वारा गेंद पर ज्यादा बल लगेगा तो गेंद जो होगी वो भी हाथों पर, हथेलियों पर ज्यादा बल लगाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारे हथेलियों में चोट भी लग जाएगी और संभवतः गेंद छिटक भी सकती है। लेकिन यदि क्या करते हैं, हम गेंद की दिशा में अपने हाथों को और आगे बढ़ाते हैं, तो हमने क्या किया, गेंद को पकड़ा जरूर यहाँ पर है, लेकिन उसका वेग हमने यहाँ पर शून्य न करते हुए यहाँ पर शून्य किया, यानी जो उसके संवेग में परिवर्तन है उसका समयांतराल अब हो गया ज्यादा। और जब डेल्टा टी ज्यादा हो जाएगा तो बल कम लगाना पड़ेगा, यानी गेंद को पकड़ने के लिए हमें जो बल लगाना पड़ेगा वो अब कम होगा। तो गेंद पर बल कम लगेगा तो गेंद द्वारा भी कम बल लगेगा, यानी मेरे हाथों को, मेरी हथेलियों को कोई चोट नहीं लगेगी। तो ये हमने आपको समझाया दिया था। अब हम बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या मतलब हुआ है, ये एक बैट है, ये एक बैट है, और क्या होता है, एक बॉल इस बैट से टकराती है। टकराने का मतलब हुआ कि जिस समय टकराएगी उस समय ये बॉल जो है वो क्या करेगी, इस बैट के ऊपर एक बल आरोपित करेगी। तो मान लेते हैं ये बल है F1। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, वो भी विपरीत दिशा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब गेंद बल लगाएगी बैट के ऊपर तो बैट बॉल के ऊपर भी बल लगाएगा और वो बल होगा कितना, F2। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से जो F1 है और F2 है ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, यानी दोनों की जो परिमाण होंगे, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। इनकी दिशाएं कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है ये हमने आपको कल बताया था, लेकिन हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो F होता है वो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T के बराबर होता है। वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है F को हम शून्य कर देते हैं, तो उस स्थिति में जो डेल्टा P बाई डेल्टा T है वो भी शून्य हो जाएगा, यानी संवेग परिवर्तन की दर शून्य हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस में तो डेल्टा P हो जाएगा शून्य। डेल्टा P मतलब होता है संवेग में होने वाला परिवर्तन, और वो कितना हो गया, शून्य, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब संवेग कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है, नियत है या कांस्टेंट है, और इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, गति के दौरान एक कोई अलग से बल कार्य न करे, तो क्या होता है, उसका जो संवेग है वो नियत रहता है, यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से समानता रखता है। कैसे, कुछ उदाहरणों हम समझ हवाई जहाज के बारे में। देखिए जेट हवाई जहाज में क्या होता है, जेट हवाई जहाज में पीछे एग्जॉस्ट लगा होता है, पीछे की ओर एक एग्जॉस्ट लगा होता है, और ये एग्जॉस्ट क्या काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, इसमें बहुत सारा फ्यूल भरा होता है। जब ये फ्यूल जलता है तो इससे बहुत सारी गैसें बहुत तेजी से बाहर की ओर निकलती है, यानी ये जो एग्जॉस्ट है वो क्या करता है, जेट से बाहर की ओर इन गैसों को धकेलता है पीछे की ओर बहुत तेजी से, बहुत ताकत से, यानी बल लगाता है। सीधी बात ये है कि जो जेट का एग्जॉस्ट है वो क्या कर रहा है, गैसों को बाहर की ओर फेंक रहा है, बल लगा रहा है। तो ये जो गैसें बाहर निकल रही है ये क्या करेंगी, विपरीत दिशा में किस पर बल लगा देंगी,
जेट के ऊपर, इस हवाई जहाज के ऊपर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गैसें हैं वो पीछे की ओर धकेल रहा है कौन, जेट। तो गैसें जेट को कहाँ धकेल देगी, आगे की ओर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये जेट लगातार आगे चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से रॉकेट जो होता है वो काम करता है। रॉकेट में भी क्या होता है, रॉकेट में भरा होता है ईंधन, जिसे हम कहते हैं प्रणोदक। क्या कहते हैं, प्रणोदक। ये प्रणोदक ईंधन जब जलता है तो बहुत तेजी से यहाँ पे क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं। जब ये गैसें पीछे की ओर धकेली जाती हैं रॉकेट के द्वारा, तो ये गैसें रॉकेट को आगे की ओर धकेल देती हैं और रॉकेट बहुत तेजी से ऊपर की ओर चला जाता है। ऐसी बात करेंगे हम गुब्बारे का सर्कल, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। दो दीवारें हैं और इनके बीच में ये हमने पतला सा धागा बांध दिया, धागे में हमने एक स्ट्रॉ हमने ऐसे करके धागे में लगा दिया और स्ट्रॉ में चिपका दिया हमने एक बैलून चिपका दिया और बैलून में हवा भर दी, गैसें भर दी। इसके मुंह को हमने तेजी से पकड़ लिया ऐसे हाथ से। तो इस कंडीशन में क्या है, ये बैलून इस तरह कहीं नहीं जा रहा। जैसे इसके मुंह को हम छोड़ेंगे, इसमें से जो गैसें हैं वो बाहर क्यों निकलेंगी तेजी से। जब ये गैसें बाहर क्यों निकलेंगी, यानी बैलून गैसों को धकेलेगा बाहर, तो ये गैसें बैलून को धकेलेगी आगे और ये बैलून गति करता हुआ आगे चला जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। संवेग संरक्षण इसमें क्या हो रहा है वो भी आप समझ लो थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक तो गैसें भरी अंदर, गैसों का मान लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है, m1 है, और एक बैलून, तो बैलून का द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है। और इस समय क्या हो रहा है, इस समय ये गुब्बारा गैस से भरा हुआ है और रुका हुआ है, मतलब वेग कितना है, 0 है। जब वेग 0 होगा तो संवेग भी कितना होगा, संवेग भी 0 होगा। ठीक है, गुब्बारे में भरी है गैसें, तो गुब्बारे का जो द्रव्यमान है वो हमने मान लिया m2, गुब्बारे के अंदर जो गैस है उनका द्रव्यमान मान लिया m1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा गुब्बारा रुका हुआ है तो वेग 0 है, वेग 0 है तो संवेग भी 0 है। अब हो क्या रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण क्या होगा, जब ये गुब्बारा आगे की ओर जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे समझिएगा, गुब्बारा जाएगा आगे की ओर, लेकिन इसकी गैसें बाहर निकलती आएंगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये m1 जो है वो गैसें करेंगे इधर की ओर गति, और जो गुब्बारा होगा यानी m2 जो द्रव्यमान होगा वो इधर की ओर गति करेगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब संवेग बढ़ गया, एक इस दिशा में एक विपरीत दिशा में, क्योंकि संवेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों संवेग की दिशाएं विपरीत हैं और परिणामी संवेग हम निकालेंगे तो फिर से कितना आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी स्थिति में संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। बात करते हैं पानी खींचने की, तो कुआं से जब पानी खींचा जाता है उस स्थिति में क्या होता है, जैसे ये हमारी रस्सी होती है, ठीक है, ये हमारी क्या है, रस्सी है, तो रस्सी में क्या आता है, तनाव अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है। यानी जब हम क्या कर रहे हैं, बाल्टी को ऐसे खींच रहे हैं तो हम नीचे की ओर बल लगा रहे हैं और वो बाल्टी जो है वो क्या कर रही है, हमें अपनी ओर खींच रही है, वो ऊपर की ओर, तभी उसमें क्या आ रहा है, तनाव। अगर एक साइड बल लगता तो क्या होगा, उसमें तनाव कभी आता ही नहीं। विपरीत दिशाओं में बल कार्य कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होगा, समझिए थोड़ा। अगर यहाँ पे क्या होता है, रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है, अब जो बल हमें खींच रहा था वो बल खत्म हो गया, अब केवल मेरे खींचने वाला बल रह जाएगा और उस बल के कारण हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। गोली चलाना, जब हम गोली चलाते तो क्या होता है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक उस पर बल लगाती है, उसे गति देती है आगे की ओर। तो जब आगे की ओर धक्का लगाती है गोली में, तो गोली बंदूक में पीछे की ओर धक्का लगाती है, तो बंदूक की गोली जाएगी आगे और बंदूक जाएगी पीछे, झटका लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये संवेग संरक्षित भी रहेगा, दोनों स्थितियां हैं यहाँ पे। नाव से कूदना, जब नदी किनारे नाव आती है और नाव से कूदते हैं, जैसे ही हम नाव से कूदेंगे क्या होगा, हम आगे की ओर कूदेंगे, नाव कहाँ खिसेगी, पीछे की ओर खिसेगी। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया है। घोड़े की गाड़ी, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी घोड़े को खींच रही है, बीच में तनाव है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों खींच रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्राथमिक बल इसमें कौन है, जो पहले काम कर रहा है वो कौन है, घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल, तो वो सक्रिय रहेगा, इसलिए गाड़ी लगातार आगे जाती रहेगी। घोड़े ने बल लगाया तब गाड़ी द्वारा पीछे को बल लगेगा, समझ रहा, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी ने पहले बल लगाया तब घोड़े ने लगाया, घोड़े द्वारा बल लगा तब गाड़ी द्वारा लगाया गया। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी हम गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में आपको समझाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण। देखिए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो देखिए कोई भी दो पिंड है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m1
और एक ये पिंड है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2, और दोनों ही पिंड r दूरी पर रखे हैं। इनके केंद्रों के बीच दूरी कितनी है, स्मॉल r के बराबर। तो होता क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बहुत बड़े हो, चाहे वो ग्रह और तारे के आकार के क्यों ना हो, और चाहे वो छोटे से कण के आकार के क्यों ना हो, जो गुरुत्वाकर्षण है वो सभी के लिए बराबर रूप से लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या, ब्रह्मांड के सभी पिंड, किसी भी पिंड की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यानी ब्रह्मांड में कोई भी पिंड क्या करता है, दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात को समझिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में दो पिंड हैं, एक है m1 द्रव्यमान का, एक है m2 द्रव्यमान का। तो क्या होगा, ये जो पहला पिंड है वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जो दूसरा पिंड होगा वो पहले पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जितना बल पहला पिंड दूसरे पिंड पर लगाएगा, उतना ही बल दूसरा पिंड पहले पिंड पर भी लगाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड क्या करता है, दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो जो पहला पिंड है दूसरे को आकर्षित करेगा, जो दूसरा है पहले को आकर्षित करेगा, और दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा, समान। जितना पहला पिंड दूसरे पर लगाएगा बल, उतना ही दूसरा पहले पिंड पर बल लगाएगा, और दोनों बलों की दिशाएं विपरीत होंगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ भी लागू होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल आखिरकार क्यों कार्य करता है, तो देखिए हम आपको बता दें। आप ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे दो लोग मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। एक वो पड़ोसी है जिससे मेरी बोलचाल नहीं है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसके यहाँ कभी सामान नहीं लेना, कोई सामान देना नहीं है। तो सीधी बात है, हमारे और उसके बीच में कोई प्रेम नहीं हो सकता, हमारे उसके बीच में कोई आकर्षण नहीं हो सकता। एक पड़ोसी है जिससे मेरा बहुत लेन देन होता है, हम कोई भी चीज मेरे यहाँ कम पड़ जाती है उसके यहाँ चले जाते हैं, उसके यहाँ कोई चीज कम पड़ती है वो मेरे यहाँ मांगने आ जाता है। तो इस तरह से दोनों घरों के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान। तो हमारे बीच में आकर्षण भी ज्यादा होता है, प्रेम व्यवहार ये ज्यादा होता है। तो वही काम फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में जितने भी आकर्षण बल होते हैं, जितने भी आकर्षण बल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, विनिमय बल होते हैं। विनिमय माने होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान। तो जब हम दो घरों के बीच में आदान प्रदान करते हैं तो प्रेम बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो वैसे जब दो वस्तुओं, दो पिंडों के बीच में आदान प्रदान होता है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। अब आदान प्रदान किसका होगा, आटा का तो होगा नहीं, न तेल का होगा। यहाँ आदान प्रदान किसका होगा, यहाँ आदान प्रदान होगा एक कण होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटोन। इस ग्रेविटोन नामक जो कण होता है, इसका क्या होता है, दो पिंडों के बीच में आदान प्रदान होता है, और इस आदान प्रदान में विनिमय के कारण ही इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ये ग्रेविटोन जो कण होता है वो बेहद सूक्ष्म होता है, या कह सकते हो एक मतलब इतना सूक्ष्म होता है कि इसका द्रव्यमान कितना है, 0 है। तो दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के संबंध में न्यूटन ने 1686 ईस्वी में अपनी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया, तो हमने आपको बताई थी। इस प्रिंसिपिया नाम की जो पुस्तक है उसमें 1686 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम। ये नियम क्या था, तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन ने ये बताया कि जैसे दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान है m1 और m2, तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसके, m1 × m2 के। क्या, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो F समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा m1 × m2 के। यानी ये जितने ज्यादा द्रव्यमान के पिंड होंगे उतना ही ज्यादा इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। दूसरी बात बताई, F अनुपाती होता है 1/r², यानी कि r क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण घटेगा, बल्कि दूरी जब बढ़ेगी तो उससे कहीं ज्यादा गुरुत्वाकर्षण घटेगा। यानी दूरी अगर हम दोगुनी करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो 1/4 रह जाएगा।
जाएगा, 1/4 रह जाएगा। तो न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा F समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है m1 × m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल है किसके, m1 × m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को यानी समानुपाती जो हमारा यहाँ पे चिन्ह लगा है, जब इसको हम इक्वल में चेंज करते हैं, इसको हम समीकरण बनाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें एक क्या लेना पड़ता है, समानुपाती नियतांक लेना पड़ता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट हमने लिया कैपिटल G, तो F इक्वल्स हो जाएगा G m1 × m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो कहां से आता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम से आता है। ठीक है, न्यूटन का क्या नियम है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों को मिलाया, F अनुपाती है या समानुपाती है m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को इक्वल में बदलेंगे तो एक हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं समानुपाती नियतांक। तो हो गया F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो G यहाँ पे क्या है, G यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जी को जो कहा जाता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। यहाँ पे सार्वत्रिक से मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि नियतांक बहुत सारे होते हैं जो किसी परिस्थिति में, एक निश्चित परिस्थिति में वो नियतांक होते हैं, उनका मान कभी बदलता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो सार्वत्रिक है, यानी किसी भी ग्रह, किसी भी पिंड के लिए अप्लाई, किसी भी माध्यम, किसी भी ताप, किसी भी समय, न समय पर निर्भर करेगा इसका मान, न ताप पर, न प्रकृति पर, न पिंड की स्थिति पर, न पिंड के आकार पर, कोई लेना देना नहीं है। इसका जो मान होगा वो कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इस समीकरण देखते हैं, यदि हम क्या करते हैं m1 और m2 दोनों का मान हम 1 किलोग्राम ले लेते हैं, यानी इकाई ले लेते हैं। देखिए इकाई से क्या मतलब होता है, हमने आपको बताया है पिछली कई क्लास में। इकाई का मतलब है कि उसका परिमाण जो हमें लेना है वो 1 लेना, 1 के बराबर लेना। 1 क्या, 1 उसका मात्रक, कौन सा मात्रक, जिस पद्धति में आप मापन कर रहे हैं। सामान्यतः हम लोग किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, या SI पद्धति भी इसी को कहा जाता है। तो सामान्यतः हम लोग SI पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो हमने क्या किया, दो पिंड लिए, यानी जो पहला पिंड लिया उसका भी मात्रक कितना लिया, 1 किलोग्राम, जो दूसरा पिंड लिया उसका भी मात्रक कितना लिया, 1 किलोग्राम। तो हमने दोनों पिंड जो लिए हैं वो 1-1 किलोग्राम के ले लिए। बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी, इनको हमने कितनी दूरी पर रख दिया, तो इनको हमने 1 मीटर दूरी पर रख दिया। दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी ले ली, 1 मीटर। क्या करते हैं, दो हम पिंड लेते हैं 1-1 किलोग्राम के और दोनों को 1 मीटर दूरी पर रख देते हैं। तो m1 m2 की वैल्यू 1 किलोग्राम हो गई और r की वैल्यू 1 मीटर हो गई। उस स्थिति में जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा F इक्वल्स टू G इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के आ जाएगा F इक्वल्स टू G, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा परिमाण में। ये दोनों राशियां समान नहीं हो सकती, बल का मात्रक अलग है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक अलग है। मात्रक अलग होना मतलब ये दोनों अलग राशियां हैं, तो ये दोनों परिमाण में समान हो जाएंगी। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इनका जो संख्यात्मक मान होगा वो समान हो जाएगा। कब, जब हम दो पिंड लेते हैं 1-1 किलोग्राम के और उनको 1 मीटर दूरी पर रख देते हैं, तब जो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें इसकी परिभाषा भी मिल जाती है। देखिए रटना नहीं है, समझना आप लोगों को। यदि आपने ये कला सीख ली तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है। G F के बराबर है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। कब, जब हम दो पिंड लेते हैं जो इकाई द्रव्यमान के हैं और उनको हम इकाई दूरी पर रख देते हैं। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं अपने शब्दों में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक
का संख्यात्मक मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संख्यात्मक मान इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों को इकाई दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। या ऐसे कहेंगे क्या कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिमाण, यानी जो उसका संख्यात्मक मान है, और ये परिमाण ना करके संख्यात्मक मान सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे हम उसके जो मात्रक है उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संख्यात्मक मान उस गुरुत्वाकर्षण बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो इकाई दूरी पर रखे इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच कार्य करता है। तो इस तरह से F=G। जब प्रयोगों द्वारा ये कैलकुलेट किया गया कि अगर हम दो पिंडों को जिनके द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 1 मीटर दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करी गई तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। ये वो बल है, ये वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो किनके बीच कार्य करेगा, 1 मीटर दूरी पर रखे दो 1 किलोग्राम के पिंडों के बीच कार्य करेगा। अब आप देख सकते हैं इसकी कोटि क्या है, 10 to the power minus 11। ये बहुत सूक्ष्म बल है। तो ये आपको बता दें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो सबसे कमजोर वीकेस्ट फोर्स होते हैं, सबसे कमजोर बल होते हैं। ठीक है, बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे बल होते हैं, कम होते हैं। ठीक, अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यही किसके बराबर होता है, जी के। तो जी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6.67 into 10 to the power minus 11। लेकिन हमने आपसे कहा इसका मात्रक अलग होगा, तो मात्रक क्या होगा देखिए, यहां से अगर हम जी को निकालेंगे तो देखिए जी बराबर क्या होगा, हम इस समीकरण में जी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा f और r स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन f into r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 into m2। अब यहां से आप जी का मात्रक निकालेंगे, f क्या होता है बल, बल का मात्रक न्यूटन, इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है बीच की दूरी, मात्रक मीटर, तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 का मात्रक किलोग्राम, m2 का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम का स्क्वायर। इस तरह से जो g का मात्रक होता है वो होता है 6.67 into 10 to the power minus 11। ये तो उसकी वैल्यू हो गई, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है जो कभी भी नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ग्रह पर, किसी भी पिंड के लिए, किसी भी समय, किसी भी ताप पर। ठीक है, ये कभी बदलता। हाल में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया अलग से, तो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, एक सुग्राही तुला ली। सुग्राही तुला माना होता है जिस पे आप जब कोई वजन तौलते हैं, वे करते हैं, तो क्या होता है वो बहुत जल्दी उस वजन को तौल देती है, तो जल्दी भी तौलती है और बहुत एक्यूरेट तौलती है। ऐसी तुला पहले सुग्राही तुला। तो सुग्राही तुला के माध्यम से हेनरी कैवेंडिश ने जब इस F की वैल्यू निकाली ना, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकाला, तो ये मान आया 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि एक सार्थक अंक इसमें बढ़ गया। तो ये जो वैल्यू है वो और एक्यूरेट हो गई। तो इस तरीके से ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान और गुरुत्वाकर्षण। तो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण समझ लिया क्या होता है और न्यूटन का नियम समझ लिया। अब हम बात करें, आपको बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक दूसरे पर दोनों ही पिंड आकर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन दो पिंडों में से एक पिंड हम किसका मान लेते हैं, एक पिंड हम मान लेते हैं अपनी पृथ्वी को। तो ये हमारी जो पृथ्वी है वो एक पिंड हो गई, ठीक है। और ये कोई एक छोटा सा पिंड है, ठीक है। जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, और जितना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी इस पिंड पर लगाएगी, ये पिंड पृथ्वी पर भी उतना ही आकर्षण बल लगाएगा, यानी दोनों ही पिंड एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटा सा पत्थर लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, उसको जब ऊपर की ओर ऐसे उछालते हैं तो क्या होगा, वो वस्तु कुछ दूर ऊपर की ओर गति करेगी, फिर वो नीचे आने लगेगी, नीचे की ओर गिरने लगेगी और पृथ्वी पर गिर जाएगी। तो हर वस्तु जो होती है जिसे हम उछालते हैं अंततः वो पृथ्वी पर गिर जाती है। कारण क्या है, कारण है पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल तो ये पिंड भी लगा रहा है।
तो भाई तू ये पिंड नीचे क्यों गिरता है, धरती क्यों नहीं चली आती? तो स्वाभाविक है, अगर हम धरती और पिंड की बात करें तो पिंड का जो आकार है, उसका द्रव्यमान है, वो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, तो पृथ्वी नहीं जाएगी कहीं पे भी, बल्कि ये पिंड पृथ्वी पर गिरेगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो जो चंद्रमा होता है ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है, चंद्रमा है, ये हो गया मून, ये मून हो गया, और ये हमारी अर्थ होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी एक आकर्षण लगता है, चंद्रमा को पृथ्वी खींच रही है और पृथ्वी को चंद्रमा खींच रहा है। तो उस स्थिति में भी अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत छोटा है, व्यास लगभग 1/4 होता है चंद्रमा का, गुरुत्वाकर्षण लगभग 1/6 होता है चंद्रमा का। तो पृथ्वी को चंद्रमा खींच रहा है और चंद्रमा को पृथ्वी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के सापेक्ष छोटा है, तो फिर चंद्रमा ये नीचे क्यों नहीं गिरता, ये धरती पर क्यों नहीं गिरता? तो उसका कारण ये है कि चंद्रमा जो हमारा है वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, ये लगातार पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, ये वृत्ति गति कर रहा है, और इस वृत्ति गति के कारण ही चंद्रमा क्या हो रहा है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है, वो पृथ्वी की ओर नहीं आ रहा है। ये जो पिंड है ये हमने ऐसे ऊपर उछाला था, फिर ये नीचे आने लगा, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, ऐसे चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा। अगर ये भी परिक्रमा करना शुरू कर देगा तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, वृत्ति गति करता रहेगा, ये धरती पर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बात होती है। अब क्यों नहीं करता ये भी सुन लो। तो देखिए हमने आपको पिछले चैप्टर में एक बात बताई थी वृत्ति गति के बारे में, तो मैंने कहा था कि वृत्ति गति में क्या होता है, हर बिंदु पर वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती है हर बिंदु पर। तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, और उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, और इसकी दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि त्वरण होगा तो बल होगा, और बल की वही दिशा होगी जो त्वरण की होगी। तो अभिकेंद्र त्वरण के कारण केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो कोई भी वस्तु जो वृत्ति गति करती है उस पर केंद्र की ओर एक बल लगना चाहिए, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो ये वस्तु गति नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा, अपने वेग के अनुसार से चली जाएगी। एग्जाम्पल बताया था मैंने, एक हम क्या करते हैं, किसी रस्सी में या पतले से धागे में कोई कंकड़ बांध लेते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, और जैसे क्या करते हैं उसको छोड़ते हैं, अभिकेंद्र बल मिलना बंद हो जाएगा, तो वेग के अनुसार वो जो भी पत्थर है वो चला जाएगा। तो उस स्थिति में वेग के अनुसार से पिंड चला जाता है। लेकिन अगर वृत्ति गति करनी है तो केंद्र की ओर बल लगना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा ऐसे ऐसे वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इसका केंद्र क्या हो गया, ये पृथ्वी का केंद्र, इसका केंद्र हो गया वृत्ति गति का। तो वृत्ति गति करेगा तो केंद्र की ओर बल लगना चाहिए। तो ये जो सार्वत्रिक तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, ये चंद्रमा को क्या प्रदान कर रहा है, इसको जो जरूरी है क्या, अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो ये जो अभिकेंद्र बल है, इस अभिकेंद्र बल की प्राप्ति इसे गुरुत्वाकर्षण बल से हो रही है, इसलिए लगातार चक्कर लगा रहा है। तो अब क्या होगा, ये पिंड चूंकि क्या हो रहा है, ये वृत्ति गति तो कर नहीं रहा, तो क्या होगा, ये पृथ्वी की ओर खींचेगा और पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व बल है। यहाँ पे समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। लेकिन उन दो पिंडों में से एक पिंड हमारी पृथ्वी है, तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहेंगे गुरुत्व बल। तो पृथ्वी किसी भी पिंड को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्सेस कहते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, क्या हो गया, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, बल है तो त्वरण होगा, बल है तो त्वरण होगा। तो जब इस पिंड पर बल लगेगा पृथ्वी की ओर, तो क्या होगा, इस बल के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण माने इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि। तो ये पिंड जैसे जैसे पृथ्वी की ओर गिरेगा, इसके वेग में लगातार बढ़ोतरी होगी, इसका वेग बढ़ेगा। इकाई समय माने 1 सेकंड ले लो, तो 1 सेकंड में जितना वेग बढ़ेगा उसी को हम कहेंगे त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो क्या होगा, इस पिंड का लगातार वेग बढ़ता जाएगा, यानी इसकी गति में त्वरण होगा, और उसी त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण होगा कब, जब कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर गिर रहा हो। कैसे, मुक्त रूप से। देखिए यहाँ पे मार्कर हमने छोड़ दिया, ये मुक्त रूप से गिर रहा है, और इसको ऐसे पकड़ करके हम ले जाएंगे, तो इसकी गति तो कैसी है, नियंत्रित गति है, कंट्रोल्ड है, फ्रीली फॉल नहीं कर रही है, मुक्त रूप से नहीं गिर रहा है। मुक्त रूप से गिरना चाहिए,
तब उसके जो वेग में वृद्धि होगी उसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर कोई भी पिंड जब गिरता है तो इकाई समय में उसके वेग में होने वाली वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। ठीक है, देखिए आपकी एक क्लास को बहुत मेहनत से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जैसे ये जो कमरा है जिसमें मैं क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ, इस कमरे में सिवाय इसके कि मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ कोई काम नहीं, कोई यहाँ नहीं रहता, कमरा एकदम खाली है। अब क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, मान लीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे ये हमारा कमरा एंगेज रहता है, तो इस 1.5 घंटे के लिए मैं एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना मैं अमीर नहीं हूँ। और पंखा मैं चला नहीं सकता, क्योंकि पंखा से क्या होता है, हमारी जो ऑडियो क्वालिटी आप तक पहुँचती है वो खराब हो जाती है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको जो वीडियो मिले उसमें ऑडियो सही ना हो। हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर मेरी आवाज़ समझ में आए। तो इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ये एजुकेशनल चैनल है, मैं जानता हूँ कि इजीली ऐसे ग्रो नहीं करता। अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई नाच गाने वाला चैनल होता तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, क्योंकि दुनिया में आज की डेट में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, जबकि एंटरटेनमेंट से आपकी जो लाइफ है ना वो सक्सेसफुल नहीं बनेगी, सक्सेसफुल बनेगी एजुकेशन से। ठीक है ना, एजुकेशन जो होती है उसमें सादगी होती है, आकर्षण नहीं होता है। और जितनी भी चीज़ें एंटरटेनमेंट वाली होती हैं वो आपको क्या करेंगे, आपकी मंजिल तक तो नहीं पहुंचाएंगे, उनमें आकर्षण होता है, वो आपको खींचती हैं। अब आपको चुनना है, ठीक है, कि आपको एजुकेशन चुननी है या एंटरटेनमेंट चुनना है। देखिए जिन्हें पढ़ना है वही पढ़ेंगे, ये मैं भी जानता हूँ, ये कड़वा सच है कि जो जिनको पढ़ना है वही पढ़ेंगे, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और इस चैनल में जब तक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे तब तक ये चैनल भी ग्रो नहीं होगा, और मेरा जो एक पर्पज है इस चैनल को बनाने का वो पूरा नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, चैनल ग्रो करने से मतलब क्या है, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, वॉचिंग आवर्स बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी बात होती है ना वो ये होती है कि जो हम मेहनत करते हैं, मुझे लगता है या हम और मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग हमारे वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए, हमें और मोटिवेट करेगा ये मेहनत करने के लिए। लेकिन उल्टा क्या होगा, अगर व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा कि ये कोई पढ़ना नहीं चाहता। हम तो मतलब रोज आके चालू हो जाते हैं यहाँ पे, 1 घंटे बोलते हैं ऐसी मेहनत में, पसीना बहा करके पंखा भी नहीं चलाते हैं, और कोई बच्चा इसको पढ़ना भी नहीं चाहता है। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमने ये आप सबके लिए चैनल बनाया हुआ है, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट कीजिए। लोगों को देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके साथ में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। मैं एक जनरल बात कहता हूँ कि अगर हर स्टूडेंट ये समझ ले, मैं आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, अगर हर स्टूडेंट ये सोच ले कि सर को एक लाइफ टाइम गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे एक चीज़ देनी है कि कम से कम मुझे 10 से 20 सब्सक्राइबर देने हैं, कम से कम 10 से 20 सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर कौन, स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देते हैं, तो ये मान लीजिए कि उसकी गुरु दक्षिणा मेरे तक आ जाएगी, और जो हम चाहते हैं वो भी हो जाएगा। क्या मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा पर्पज क्या है कि आप सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँचे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। और देखिए अब प्रत्यक्ष रूप से जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे सब कुछ होगा, एक वो लंबी बात है, भविष्य की गर्त में मैं नहीं जाना चाहता, हो सकता है कुछ पैसे हमें भी मिलना शुरू हो जाए, तो वो एक बाद का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जो मुख्य बात है वो ये है कि मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे अंदर एक होप होनी चाहिए, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए, जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है उस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी प्रॉब्लम को आप लिखिए, मैं निश्चित रूप से उसको समझा दूंगा या आपके कमेंट में उसका रिप्लाई कर सकता हूँगा। इन्हीं उतने भर से काम चल जाएगा तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। यदि समझ में आता है सब कुछ, आपको बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छी लगती है, तो आप उसको फिर लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, उस पर कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, क्योंकि वो भी मुझे कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ना कहकर बल्कि कहेंगे कि मेरा जो मनोबल होता है वो बढ़ा देता है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने को ऐसी बातें प्रेरित करती हैं। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए वैसे तो सब कुछ ज्ञान, जितनी भी बातें होती हैं सब किताबों में होती हैं, लेकिन यदि केवल किताबों को पढ़ करके कोई पढ़ सकता तो ना तो टीचर की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है, और ना अन्य किसी साधन की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है ना, तो मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको उस कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। यदि आपको लगता है जो भी आपको पढ़ना है वो आप तक पहुँच पा रहा सही से, तो प्लीज़
लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और चैनल को प्रमोट कीजिए, ग्रो कीजिए, ठीक है। बाद बाकी जो इस टॉपिक से संबंधित चीजें हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।